सभी राज सेवकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं पुनः आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। पिछले लेक्चर में हम सभी ने गुथरी के सिद्धांतों को पढ़ा और अधिगम के थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर के सिद्धांतों को भी चर्चा कर ली है। आगे श्रृंखला को पूर्ण करते हुए हल के सिद्धांत को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग गेस्टाल्टवाद की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले एक श्रेणी के उद्दीपन अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत की जो बात या उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन श्रेणी के जितने भी सिद्धांत हैं उनको पढ़ लेते हैं और बाकी के सिद्धांतों को बाद में पढ़ेंगे। तो जितने भी हम सभी लोगों ने अभी तक सिद्धांत पढ़े हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी और क्लार्क हल साहब का, इसमें से यानी इन 5 सिद्धांतों में से 4 को एक श्रेणी में रखा जाता है और 5वें की थोड़ी सी अलग श्रेणी है। आप थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और क्लार्क हल साहब को एक सिद्धांत यानी उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत की श्रेणी में रख सकते हैं, परंतु हम सभी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि गुथरी साहब ने, एडविन रे गुथरी साहब ने उद्दीपक और अनुक्रिया यानी अनुबंधन में उन्होंने पुनर्बलन को एक यांत्रिक व्यवस्था कहा है कि समीपता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पुरस्कार को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। तो प्रश्न अगर आपसे इस तरीके से भी पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आगे के सिद्धांतों को भी पढ़ते हैं, क्या समानता है, क्या अंतर है और क्यों इसको स्किनर ने अधिगम का सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है, उसकी बात कर लेते हैं। तो हल साहब क्या कहते हैं, कौन है ये हल साहब? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं क्लार्क एल हल साहब, एक संबंधवादी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। इनके सिद्धांतों को क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, क्रम से चलेगा कोई ना कोई व्यवहार, क्यों क्रम से चलेगा आगे की बात करेंगे, क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, हल का प्रबलन सिद्धांत या अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और भी इसके नाम हैं जिसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब नाम हमें अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। क्या कह रहे हैं इन्होंने अपने अधिगम सिद्धांत की व्याख्या अपने पुस्तक एसेंशियल ऑफ बिहेवियर और अ बिहेवियर सिस्टम में प्रस्तुत की है। 2 पुस्तकें हो गई, कभी पूछ ली जाए आपसे तो एसेंशियल ऑफ बिहेवियर की क्लार्क हल और अ बिहेवियर सिस्टम के बारे में हल साहब ने अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत की चर्चा की हुई है अपने प्रबलन सिद्धांत के आधार पर। कहा है कि अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने कहा कि सीखना आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया है। क्या है? सीखना आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया है, यानी ये व्यक्तिगत बालक के विकास पर बल देते हैं। इन्होंने क्या किया, जो प्रयोग किया एक कह लीजिए एक भूल भुलैया रखी और एक ओर से चूहे का प्रवेश था जिसके 2 सिरे थे, निकलने के 2 एग्जिट पॉइंट थे। एक एग्जिट पॉइंट पे उन्होंने भोजन रखा हुआ था, एक एग्जिट पॉइंट पे उन्होंने दूसरा यानी पानी रखा हुआ था, मान लीजिए, ठीक है। तो उस चूहे को उन्होंने उस भूल भुलैया में प्रवेश दिलाया। उसको जो मन था, यानी कुछ चूहे भोजन की ओर चले गए, कुछ चूहे पानी की ओर चले गए। तो इन्होंने कहा कि आखिर यानी जो भी व्यक्ति कोई कार्य व्यवहार करता है, कोई भी उसका व्यवहार जो होता है वह उसकी आवश्यकता पर आधारित होता है। जो भी उसकी आंतरिक इच्छा होती है, जो उसकी आवश्यकता होती है, उस आधार पर वह व्यवहार करता है। और इसी आधार पर इन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया कि बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हल ने चूहे पर अपना प्रयोग करके बताया कि किसी उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो संबंध है वो अंतर्नोद या आवश्यकता पर निर्भर करता है। जो हमारी आंतरिक, स्किनर भी अंतर्नोद के बारे में बता चुके हैं कि क्रिया प्रसूत व्यवहार व्यक्ति क्यों करता है, अंतर्नोद के कारण करता है, ठीक है। व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है जो किसी यानी क्रिया प्रसूत व्यवहार करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। यहाँ पर क्या है कि कहा गया अंतर्नोद वह व्यवहार है जो बालक को आवश्यकता पूर्ति की दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध कब बनेगा, अंतर्नोद के कारण बनेगा, ठीक है, जिसे हम ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम भी कहते हैं। हमारे बॉडी में एक अनुकूलन, यानी पहले ही पियाजे साहब कह चुके हैं कि व्यक्ति में अनुकूलन की एक जन्मजात योग्यता होती है एडाप्टेशन की, ठीक है। तो उसी आधार पर जब वो एडाप्टेशन की ओर आगे बढ़ता है, अनुकूलन की ओर आगे बढ़ता है, तो वह कुछ कार्य व्यवहार करता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो कार्य व्यवहार है वह उसके अंतर्नोद यानी आवश्यकता के हिसाब से ही आगे बढ़ता है, जिसे ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम भी कहा जाता है। अब अंतर्नोद क्या होगा? अंतर्नोद आवश्यकता के कारण तनाव की स्थिति है। तनाव मतलब हम जो एक्साइटमेंट फील करते हैं, ठीक है,
तो अंतर्नोद अभी समझा दूंगा, परेशान मत होइए। अंतर्नोद आवश्यकता के कारण तनाव की स्थिति है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अनुक्रियाएं करता है। कुछ अनुक्रियाएं व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाती हैं जिससे तनाव कम होता है और वह पुनर्बलन प्राप्त होता है। इस प्रकार वह कार्य को सीख लेता है। ठीक है, मान लीजिए किसी विषय वस्तु की जानकारी की आपको इच्छा हुई, तो इच्छा के कारण आप की जो एक्साइटमेंट ऑफ वर्क है उसको इन्होंने अंतर्नोद कहा है। यानी सीधी सी बात, ये तो जैविकीय प्रोसेस है, ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है अंतर्नोद कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट में चूहे कूदने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम चूहे कूदने, तो चूहे तो कूदते नहीं, क्या होता है हमारे जो इंटेस्टाइन है उसकी इंटरनल जो सरफेस है उसमें संकुचन होना शुरू होता है। ठीक है, इसलिए हमें भूख लगती है। ठीक, तो वो उसको ड्राइव्स कहा जाता है, अंतर्नोद कहा जाता है। यही सी तरीके मान लीजिए आपको पैसे की बड़ी ज़रूरत है, तो पैसे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर बैठे तो आएंगे नहीं, आप इधर उधर नौकरी ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आपके व्यवहार हैं ये, और एक जगह आपको जब नौकरी प्राप्त हो जाएगी तो आप चुपचाप अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो अंतर्नोद आपका आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिशा प्रदान करता है। तो ये हुई बात अंतर्नोद की। ठीक है, और यहाँ क्या प्रयोग कर रहे हैं अंतर्नोद का, जो आप पढ़ने के लिए प्रयास करते हो उसको यहाँ पर अंतर्नोद कहा जा सकता है। आगे देखो बात भी आ गई शैक्षिक दृष्टिकोण। शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम कहें तो हल के सबलीकरण के अनुसार बालक प्रेरणा मिलते ही कार्य को आरंभ करता है। समझ में गई बात, व्यक्ति को आपने प्रेरित किया, अब यहाँ पर तो चूहे कूदेंगे नहीं पेट में। ठीक, प्रेरित करना पड़ेगा बालों को, पढ़ना और पढ़ाना एक व्यवस्था है हमारे समाज की। ठीक है, तो उस व्यवस्था में व्यक्ति को शामिल करने के लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा। प्रेरित आप आंतरिक रूप से भी प्रेरित कर सकते हैं और बाह्य रूप से भी प्रेरित कर सकते हैं। बाह्य रूप के लिए प्रेरण के लिए आपको पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। आंतरिक प्रेरणा की बात हम लोग कर चुके हैं अपने मोटिवेशन के टॉपिक में, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए, तो शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर जो हल का सबलीकरण है उसकी अगर बात को माने तो वो उसके आधार पर बालक क्या कहता है, बालक प्रेरणा मिलते ही किसी कार्य को प्रारंभ करता है और प्रेरणा की उपस्थिति बनी रहे और बनी रहने पर ही व्यक्ति की क्रियाएं प्रयोजनपूर्ण होती हैं, यानी उद्देश्यपूर्ण रहती हैं, दिशा में ले जाती हैं। जब बालक को प्रेरणा के रूप में किसी कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है, उस प्रेरणा को बनाए रखने के लिए मैंने दोनों बातें दी, आंतरिक और बाह्य। बाह्य प्रेरणा के रूप में अगर उसको आप पुरस्कार मिलता है तो वह इस कार्य को पुनः करता है। इस प्रकार पुरस्कार रूपी प्रेरणा से बालक की विशिष्ट अनुक्रिया मजबूत हो जाती है। इसे ही सबलीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। मान लीजिए बालक को आपको कोई एक व्यवहार कराना था और व्यवहार करने के बाद आपने टास्क रख दिया कि ये काम आप कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको फला पुरस्कार दूंगा। तो बालक ने उस प्रेरणा के कारण उस कार्य को पूरा कर लिया और आगे जब आप कहेंगे कि अगला टास्क आपको मिलता है और अगले टास्क पर आपको फला पुरस्कार प्राप्त होगा तो फिर से बालक उसी प्रेरणा के साथ दूसरा कार्य करेगा। इसे कहते हैं सबल, यानी मजबूत होना, यानी विशिष्ट अनुक्रिया का उद्दीपक के प्रति मजबूत होना। इसे हम सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं, क्लार्क हल साहब का। यानी इनका सिद्धांत पूरी तरीके से ये कहता है कि बालक का सीखना जो है वो आवश्यकता पूर्ति पर आधारित होता है। जो बालक की आवश्यकता की पूर्ति करेगा, बालक उस कार्य व्यवहार को आसानी से और जल्दी सीख लेगा। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से हल ने अपने सिद्धांत में 16 अभिधारणाएं या नियम बताए हैं। कितने बताए हैं? 16 अभिधारणाएं या नियम बताए हैं। इन 16 नियमों में जो नियम सबलीकरण और आदत निर्माण की ज़्यादा भूमिकाएं हैं, जितने नियम हैं उसमें से इन्होंने उद्दीपन और अनुक्रिया को मजबूत करने की कौन कौन से प्रोसेस हैं उसके बारे में और एक अच्छी आदत निर्माण हो सके उसके लिए इन्होंने ज़्यादा बातें कही हैं अपने 16 अभिधारणाओं में। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि हल के सिद्धांत, क्लार्क एल हल साहब का सिद्धांत कहता है कि बालक अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही कार्य व्यवहार करता है और विषय वस्तु को भी बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला बनाया जाना चाहिए और आवश्यकता की पूर्ति के रूप में बीच बीच में पुरस्कार क्या करता है, उस बालक के कार्य को, उस आवश्यकता पूर्ति करने तक पहुंचने के जो कार्य हैं, जो आवश्यकता पूर्ण करना है उसको कार्य करना है, तो जो बीच बीच में आप पुरस्कार देते चलते हैं वह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा उपयोगी
होती है। इसी कारण इस सिद्धांत को गणितीय सिद्धांत भी कहा जाता है। गणित लगाते हैं ना हम बहुत, अच्छा यार ये काम करना है तो कुछ फार्मूला सेट करो, ठीक है, तो इसीलिए इसको गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसे परिकल्पित निगमन सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि हमें टास्क मिला है और उस टास्क के अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना है, इसीलिए निगमन सिद्धांत हो गया। परिकल्पित निगमन सिद्धांत कहता है। इसीलिए आवश्यकता को अवकलित यानी आवश्यकता को कम करने वाला अवकलन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत भी कहा जाता है। हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अंतर्नोद एक क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात हो गई थी, इसीलिए आवश्यकता की पूर्ति की बात हो रही है। आवश्यकता नीड हमारी आंतरिक होती है, इसीलिए हम इसे जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं। ये उद्देश्य को प्रवीण करने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से उद्देश्य में को प्राप्त करने के लिए इन्होंने पुरस्कार की बात कह दी है, इसी आधार पर इसे उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत भी कहा जाता है। परिष्कृत सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे एक एक स्टेज पर या पुरस्कार देते चलते हैं और धीरे धीरे बालक के व्यवहार को हम रिफाइन करते जाते हैं। रिफाइन का मतलब समझते हैं ना, कि हम एक ऑयल आता है तो उस ऑयल को हम जब साफ़ करते हैं तो उसी में से पेट्रोल मिलता है, उसी में से डीजल मिलता है, उसी में से डामर मिलता है, ठीक है। तो हम उसी तरीके से बालक के व्यवहार को इस हिसाब से फाइन करते चलते हैं कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्ति में प्रवीण बन सके। इसी को यथार्थ सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को नीड रिडक्शन थ्योरी भी कहते हैं, नीड को रिडक्ट करना, कम करने की थ्योरी भी कहते हैं, और इसे ही गोल ग्रेडियंट थ्योरी भी कहा जाता है, जिसे उद्देश्य प्रवणता आपने नाम दिया है। इस प्रकार से समझ लिया आपने। आगे स्किनर ने हल के इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है, क्योंकि यह आवश्यकता और प्रेरणा पर बल देता है। सब ने कुछ ना कुछ आगे के बारे में बात कर ली। जब पैवलाव ने अपना सिद्धांत दिया था तो उन्होंने स्टिमुलर रिस्पॉन्स में एक जो स्वाभाविक उद्दीपन रखा था, जो उन्होंने एक अस्वाभाविक उद्दीपन था यानी प्राकृतिक उद्दीपक था, उसकी जगह पर उन्होंने जो कृत्रिम उद्दीपक रखा था, उसको उन्होंने कहा कि इस कृत्रिम उद्दीपक से जोड़ना था उनको, ठीक है। तो इसको वो पुनर्बलन नाम नहीं दे पाए। आगे स्किनर ने उसको पुनर्बलन नाम दे दिया, जिसकी वो प्राप्ति कर रहा था। यानी घंटी बजी और घंटी बजने के पर अगर बालक वो कुत्ता लार टपकाएगा या घंटी बजने के बाद ही वो जान गया कि हमें भोजन मिलने वाला है, यानी पुनर्बलन उसका वास्तविक जो भोजन प्राप्त होना है वो है, तो वहाँ पर वो पुनर्बलन नाम नहीं दे पाए। आगे स्किनर ने जब अपना सिद्धांत दिया तो उन्होंने उसको नाम दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी और ऑपरेंट बिहेवियर, इसमें उन्होंने अंतर रखना अपने सिद्धांतों में। आगे के जब बढ़े स्किनर के बाद कहें या लगभग समकालीन कहें तो क्लार्क एल हल साहब ने इसको इन्होंने स्पष्ट रूप से नाम दे दिया कि ये जो अंतर्नोद है, ये जो क्रिया प्रसूत करने के लिए व्यक्ति व्यवहार करना शुरू करता है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार करता है। हमें चाट खाने की, हमें अचार खाने की, खट्टा खाने का मन कर रहा है तो हम करेंगे चलो कुछ जुगाड़ किया जाए, तो हम कार्य व्यवहार करना शुरू करेंगे, मिल जाएगा अचार का डिब्बा, खा लेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। तो ये इन्होंने अपने सिद्धांत में स्पष्ट रूप से बता दिया। इसीलिए स्किनर साहब हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहते हैं। पूरे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष रूप से कहें तो क्लार्क एल हल साहब का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति कोई व्यवहार अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही करता है, अतः विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को भी बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति लायक बनाना चाहिए और शिक्षक को भी बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी विषय वस्तु पढ़ाई जानी चाहिए। इस प्रकार से हम सभी ने क्लार्क एल हल साहब के सिद्धांतों को पढ़ा है। आगे अब गेस्टाल्टवाद की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग सूझ का सिद्धांत पढ़ेंगे। आगे उसके बाद हम कोहलर को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टॉलमैन का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, सभी चीज़ें पढ़ लेंगे पूरी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपको पूरे सिलेबस की सारी चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी। शिक्षा शास्त्र से संबंधित पूरा सिलेबस मैं आपको दूंगा। चूँकि मैं संस्था नहीं व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरी अपनी सीमाएं हैं और समय को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराता चल रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।